बस ठीक है, कमेंट्री बंद कर दे साहब। देखिए अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की कहानी क्या है? तो पहले हमें काउंट करना है प्रोसेस कंडीशन। प्रोसेस कंडीशन एडियाबैटिक की प्रोसेस कंडीशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज हर इंस्टेंट पे कितना रहे? टोटल हीट एक्सचेंज नहीं, अगर मैं डी क्यू भी काउंट करूं तो वो भी कितना होना चाहिए? हीट एक्सचेंज जीरो होगा तो प्रोसेस इक्वेशन क्या आएगी? अब प्रोसेस इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होगी? हमारे पास कंडीशन होती है वर्क डन या डेल्टा क्यू सप्लाइड would be equals to delta U plus work by system। डेल्टा क्यू सप्लाइड जो इस प्रोसेस में है वो कितनी है? और डेल्टा यू किसी भी आइडियल गैस सिस्टम के लिए कितना होता है? F/2 NR डेल्टा T। वर्क डन इज P dV। सो दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, P dV F/2 NR तो कांस्टेंट है, dt। तो हमें किसी भी तरह से यहां एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है कि दो वेरिएबल में अगर इक्वेशन हो फिर उसको एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। वहां से P को एलिमिनेट करें तो P की जगह मैं क्या लिख दूंगा? nRT बाय V इंटू dV is F/2 NR dt। तो यहां से NR कैंसिल हो गए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dV by V is F/2 NR dt by। सर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कैसे दिया? कांस्टेंट लिया ही नहीं साहब, हमने तो प्रेशर को रिप्लेस किया इन वेरिएबल्स की टर्म्स में। ठीक है, अब प्रेशर को रिप्लेस करने से वेरिएबल हमने दो बना दिए। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे? अच्छा, F/2 क्या होता है? गामा इज 1 प्लस 2 बाय, वहां से 2 बाय F की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस 1 और F/2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन गामा माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दें, dV का इंटीग्रेशन V, dt का इंटीग्रेशन ln V ln T और साथ में एक कांस्टेंट। नाउ इन एक्सप्रेशन से जब ln ऑर्डिनेट करेंगे तो हमारे पास फिर से हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर उसको P और V में कन्वर्ट करें, V और T में कन्वर्ट करें, वो हमारी इच्छा है। वो सब कन्वर्जन करने के बाद जो इक्वेशंस आती हैं वो क्या है? पहली इक्वेशन इस फॉर्म में आ सकती है, PV रेज़ टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। ये P और V में है। अगर मुझे P और T में चाहिए, V और T में चाहिए, तो मैं P को यहां से एलिमिनेट करूं। P को लिखने का तरीका क्या होता है? nRT by V। जैसे ही P को आप nRT by V लिखोगे, nR गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट है। यस सर। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? T V की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। बस ये किस फॉर्म में है? टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में। हमने वहाँ पे माइनस भी लगाया, PdV इक्वल्स टू सर माइनस F/2 NR dt हाँ, माइनस साइन के साथ आएगा साहब, माइनस लगाना पड़ेगा। ये सारी कहानियां माइनस साइन के साथ है। वो सारा कुछ एज पर रूटीन, मतलब इस डिफरेंशियल फॉर्मेट को सॉल्व करना है। जैसे माइनस प्लस जो भी लगाना है, जो पावर में जाएगा वो सारा एज इट इज चलेगा। यहाँ माइनस आए तो माइनस लिख लो। अब ये ln के बाहर पावर है वो अंदर आके पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी।
इसी तरह अगर मुझे p और v की टर्म्स में लिखनी है तो ये इक्वेशन, t और v की टर्म्स में लिखना है ये इक्वेशन। अगर मुझे इसको लिखना है p और t की टर्म्स में तो यहां से एलिमिनेट किसको करना है, v को एलिमिनेट करूं तो p, v को क्या लिखूंगा, nRT डिवाइडेड बाय p की पावर गामा, दैट इज कांस्टेंट। अब nr की पावर गामा ये तो कांस्टेंट है ही, p की पावर 1 और डिनोमिनेटर में p की पावर गामा, तो ये एक्सप्रेशन बचेगी p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा इज कांस्टेंट, और इट कैन बी रिटन एज p t की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन दी किसकी है, एडियाबैटिक। और जो सेकंड एक्सप्रेशन थी गामा माइनस वन, गामा माइनस वन को हम 2/f भी लिख सकते हैं, तो ये वाली एक्सप्रेशन टी बी की पावर 2/f इज कांस्टेंट, जो आप यहां से मिल रही थी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलती है वो टी और बी वाली टर्म्स में मिलती है। ठीक है, इतनी बात। प्रोसेस इक्वेशन के तीनों फॉर्म हमें बताने चाहिए, पी बी की टर्म्स में, टी बी की टर्म्स में और पी टी की टर्म्स में। इतनी बात परफेक्ट है। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, पी और बी के ग्राफ, कंसिडरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, LNP और LNV के ग्राफ, अगेन कंसिडरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या है, P और V में ग्राफ बनाऊं तो P V की पावर गामा इज कांस्टेंट, इसका मतलब P इज सम कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा। तो वॉल्यूम को बढ़ाते ही प्रेशर क्या होने वाला है, कम। अच्छा, अब की बार वॉल्यूम की पावर जो है वो कितनी है, ये जो हमने लास्ट में रिलेशन लिखा है ना, थर्ड वाला, एक बार ये बता दो। ये रिलेशन था नहीं, हाँ जी, ये इसके बाद सुन लो। इससे हमें क्या करना है, V को एलिमिनेट करना है, क्या लेके आना है, टेम्परेचर। तो मैंने V को किस फॉर्म में एलिमिनेट कर दिया, V हो गया nRT डिवाइडेड बाय P, nRT की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इनटू P। nR तो कांस्टेंट होगा, P की पावर ऊपर 1 है और डिनोमिनेटर में कितनी है, P की पावर, तो P की पावर कितनी बन जाएगी, और T की पावर कितनी, फिर मैंने इसका 1 माइनस गामा रूट ले लिया, तो P की पावर हो गई 1 और T की पावर कितनी होगी, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV का ग्राफ बनाए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हमें पता है वॉल्यूम बढ़ाते प्रेशर क्या होने वाला है, कम। तो ग्राफ कुछ इसी तरह का आएगा, बट क्या मैं इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकता हूं आइसोथर्मल की तरह, नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब आता है जब n p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यहां पे क्या होगा, स्लोप आइसोथर्मल से कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ गामा। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, वो भी स्टडी करेंगे कि स्लोप कैसे वेरी करता है इनका। दूसरा LNP और LNV का ग्राफ बनाएं, तो हम फंक्शन को क्या लिखेंगे, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट है, दोनों साइड अगर ln लें तो ये हो जाएगा LNP प्लस LNV की पावर गामा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा LNP प्लस गामा टाइम्स LNV इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। LNP हमारे लिए क्या है, आपकी बार आवाज नहीं है, LNP हमारे लिए y एक्सिस, LNB हमारे लिए x एक्सिस, तो y की पावर 1 डिपेंड्स ऑन x की पावर 1 विद स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ गामा। तो ग्राफ वुड बी
y is equals to minus gamma x plus t. The straight line having some intercepts and a slope of minus of gamma. जब हमने आइसोथर्मल के लिए ऐसा ग्राफ बनाया था तो उसका स्लोप आया था -1. एडियाबैटिक के लिए जब ग्राफ बना रहे हैं तो उसका स्लोप कितना आएगा? माइनस ऑफ गामा. इसी प्रोसेस में फिर वर्क डन बाय द गैस कितना होगा? दो तरीके हैं. अब या तो आप फंडामेंटली पीडीवी को सॉल्व करके वर्क कंक्लूड करो, कर सकते हैं साहब. पी गैस इंटू डीवी. पी गैस की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी हमें, जो बेसिक आइसोथर्मल और आइडियल गैस इक्वेशन है उनसे रिप्लेस करें, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी. बट प्रॉब्लम यहां है कि अब की बार टी भी चेंज हो रहा है और वी भी क्या हो रहा है? चेंज. आइसोथर्मल में तो टी क्या रहता था? कांस्टेंट. इसलिए आप उसको इंटीग्रेशन से क्या ले आते थे? बाहर. यहां आपकी बार उसे भी काउंट करना पड़ेगा. उसकी बजाय ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म क्या है? फर्स्ट लॉ का यूज करके वर्क कंक्लूड करें. फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू गिवन वुड बी डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस. इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू गिवन कितना है? तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस का सम कितना आना चाहिए? इसका मतलब वर्क डन बाय गैस जो आएगा वो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ जितनी इंटरनल एनर्जी लॉस हुई उतना ही वर्क परफॉर्म बाय द गैस हुआ. और इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की होती है F/2 NR डेल्टा. ये रिलेशन भी लिख सकते हैं या फिर इस इंटरनल एनर्जी को NCV डेल्टा T भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं तो वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करती है. इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है. इसके बाद अगर आपने F/2 की वैल्यू पुट करनी है तो माइनस F/2 की वैल्यू क्या आएगी? हमें पता है गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f. तो 2/f की वैल्यू कितनी होगी? गामा -1. और F/2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन गामा -1. और अगर माइनस F/2 की वैल्यू चाहिए हमें, इसके साथ हमने माइनस साइन यूज करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस गामा. तो माइनस F/2 की वैल्यू रेसिप्रोकल में 1 अपॉन 1 माइनस गामा. ये आगे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन जो वाइडली यूज होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा. इवन आप इंटीग्रेशन से आगे बढ़ सकते थे. आप P गैस को क्या लिखते? nRT बाय V इंटू dV. अब प्रॉब्लम ये था कि इसमें टेम्परेचर भी लगातार क्या हो रहा है? चेंज. इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करने से इंटीग्रेबल सॉल्व नहीं होगा. तो फिर आप इंटीग्रेशन को आप कैसे लिखते हैं? P V की पावर गामा इज कांस्टेंट, क्योंकि मुझे P को रिप्लेस किस में करना है? V में. तो यहां पे बेटर है मैं P को इस तरह से लिख देता, कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा इंटू dV. अब इंटीग्रेट करके भी कंक्लूड कर सकता था वर्क डन. कहां से कहां तक? V1 से V2. लेकिन इतने महाभारत करने की बजाय आप डायरेक्ट ये फॉर्म याद रखें, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर NR डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं? NRT2 माइनस NR, दैट इज NRT2 इज NRT2 minus NRT1 upon 1 minus gamma. This can be written as P2V2 minus P1V1 upon 1 minus gamma. ठीक है. क्लियर?
अब ऐसे प्रोसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा था डेल्टा क्यू गिवन इज डेल्टा यू प्लस वर्क बाय द गैस। डेल्टा क्यू गिवन 0 है, इट मींस वर्क बाय द गैस जो होगा, बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलनी। अगर गैसियस बल्ब ने वर्क करना है तो उसको अपनी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर एडियाबैटिकली कोई चीज एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने का मतलब वर्क खुद सिस्टम ने किया। सिस्टम जब वर्क करता है तो उसको एनर्जी मिलती कहां से है? बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही, तो सिस्टम को वर्क करने के लिए अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो लॉस आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू गेन इन वर्क और गेन इन मैकेनिकल वर्क। तो जब एडियाबैटिकली चीजें एक्सपेंड करती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, मतलब उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। तो इस बिहाफ पे हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन लीड्स टू कूलिंग ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक expansion leads to cooling of the system। अब प्रैक्टिकली एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसेस जिनकी बाउंडिंग डायथर्मिक वॉल से सराउंडेड हो, या फिर हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस जो बहुत रैपिड हो जाए, जिनमें एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज का मौका ही ना मिले। जैसे हमने वेव्स में बात की थी कि जब साउंड वेव आइडियल गैस में ट्रेवल करती है तो साउंड वेव के ट्रेवल करने से वहां कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। अब वो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन बनने के चक्कर में एनवायरनमेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ ना कुछ हीट एक्सचेंज हो सकती थी। न्यूटन साहब ने कहा था कि वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस जो बनते हैं साउंड में दे आर आइसोथर्मल, बट लैप्लास ने उन्हें करेक्ट किया कि नहीं साहब वो आइसोथर्मल नहीं हो सकते, वो क्या है? एडियाबैटिक। अगर वो रेयर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस एडियाबैटिक होते हैं, इट मींस आइडियल गैस जब साउंड के अंदर ट्रैवल करती है तो दैट प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इज बेसिकली एडियाबैटिक। वो टू फास्ट है इसीलिए ऐसा हो। तो जो प्रोसेस बहुत रैपिड होते हैं, जिनमें हीट एक्सचेंज का मौका ही नहीं मिलता, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एडियाबैटिक। अगर वो फ्री हैं तो, और अगर वो बाउंड्री से कंपेल्ड है तो चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो, बाउंड्री ऐसी है जो हीट एक्सचेंज होने नहीं देती, तो वो प्रोसेस पक्का कैसे होने वाले हैं? ठीक है। दिमाग पल्ले बड़ी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। फ्लो ऑफ एयर एडियाबैटिक होगा? फ्लो ऑफ दैट डिपेंड्स, अगेन दैट डिपेंड्स कि आप फ्लो ऑफ एयर मान रहे हैं, तो एयर जब आगे बढ़ रही है तो जिस बल्क को आपने सिस्टम माना है वो बल्क एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है उस ड्यूरेशन में कि नहीं। तो अगर मान लो फ्लो ऑफ एयर कुछ ऐसा एयर मॉलिक्यूल हमने फ्लो करवाया है, दे आर मूविंग एट ए रैपिड रेट कि वो एनवायरनमेंट के साथ इंस्टेंटेनियस हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो एडियाबैटिक है। एल्स इट वुड नॉट है। जनरली क्वेश्चंस में अगर आपको बोले कि एक रैपिड एक्सपेंशन हैज बीन टेकन प्लेस, ये रैपिड कंप्रेशन हैज बीन टेकन प्लेस, और कुछ नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब हम मान लेंगे रैपिड का मतलब एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। अब ऐसे सिस्टम में स्पेसिफिक हीट, ऐसे प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? स्पेसिफिक हीट फिर से हीट एक्सचेंज या हीट गिवन, बेसिकली हीट गिवन पर यूनिट मोल टू राइज इन पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट दी जाती है? नहीं सर। तो हीट गिवन कितनी होने वाली है? 0 अपॉन एन डेल्टा टी चाहे रहे, तो स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक प्रोसेस की पक्का कितनी होगी? बिना हीट दिए भी हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम हीट नहीं देने की बजाय अगर वर्क कर दें, सिस्टम को कंप्रेस कर दें, कंप्रेस करने का मतलब बाहर से वर्क हुआ है। जब मैं कंप्रेस करूंगा तो मैं वर्क करूंगा, मतलब मेरे अंदर की कुछ एनर्जी किसमें जाएगी? सिस्टम में, और वो हीट की फॉर्म में बाहर निकली नहीं, मतलब वो एनर्जी सिस्टम के अंदर ही रह के उसका टेम्परेचर क्या कर रही है? राइज। तो
एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कितनी होनी है? 0। नेक्स्ट देखिए, अब यहां दो काम की बातें थी। मैंने कहा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों में एक्सपेंशन होते वक्त प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज। क्योंकि एक की इक्वेशन थी PV इज कांस्टेंट और दूसरे की इक्वेशन थी PV की पावर गामा इज। अब हमें पता है गामा शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन 2। गामा होता है 1 + 2/f या होता है CP/CV। अगर गामा 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो वेरिएशन की रेट दोनों में अलग अलग होगी और उसका पता लगाना है तो बेटर है आप पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल जो है इसका स्लोप फाइंड करो एंड पीवी ग्राफ फॉर एडियाबैटिक जो है इसका स्लोप फाइंड करो। इन स्लोप की वैल्यूज से हमें पता लगेगा स्लोप इज dp/d। इससे पता लगेगा कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब dp/dv मतलब हमें प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। कब? पहली बार किस प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो P कांस्टेंट V का डिफरेंशियल 1, फिर V कांस्टेंट P का डिफरेंशियल dp बाय एंड दैट शुड बी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना? तो यहां से V dp/dv इज -P और dp/dv आ रहा है -P/, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा और हर पॉइंट पे P और V के रेशो के साथ क्या होता जा रहा है? चेंज। नेगेटिव हमें समझ भी आता है, इस ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पे कैसा है? नेगेटिव। और वो नेगेटिव में P और V के रेशो के साथ लगातार क्या हो रहा है? चेंज। शुरू में P बड़ा था, V छोटा था, तो रेशो काफी बड़ा था। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है P कम होता जा रहा है, रेशो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर की डिक्रीमेंट तेज थी। dp/dv मींस हर यूनिट वॉल्यूम चेंज के लिए प्रेशर का डिक्रीमेंट या प्रेशर का चेंज कितना आ रहा है? तो यहां बता रहे हैं कि हर वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम इंक्रीमेंट के लिए प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। शुरू में ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रहा था क्योंकि शुरू में स्लोप ज्यादा था, लेटर ऑन वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो डिक्रीज करने लग गया। और इसी स्लोप को अगर मैं एडियाबैटिक के लिए फाइंड करूं तो फिर से मैं स्लोप कंक्लूड करने के लिए dp/dv सॉल्व करूं। dp/dv सॉल्व करोगे तो P कांस्टेंट, V की पावर गामा का डिफरेंशियल क्या आएगा? गामा V की पावर गामा -1 प्लस V की पावर गामा कांस्टेंट dp/dv शुड बी इक्वल्स टू, तो यहां V की पावर गामा इंटू dp/dv इज माइनस गामा टाइम्स, तो V की पावर गामा और V की पावर गामा -1, यहां से आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? V। तो dp/dv को मैं लिख सकता हूं माइनस गामा P/V। ठीक है। इससे हमें पता लगा कि यार एडियाबैटिक का स्लोप कंपैरेटिवली स्टीपर होगा किससे? आइसोथर्मल से। मतलब एडियाबैटिक में सेम चेंज इन वॉल्यूम करने पे प्रेशर का डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। जैसे मैं अगर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम करता हूं आइसोथर्मल में भी और एडियाबैटिक में भी, तो प्रेशर में चेंज आता है P/V का डिक्रीमेंट और यहां आता है गामा टाइम्स P/V।
गामा 1 से बड़ा है, इसका मतलब एडियाबैटिक में डिक्रीमेंट ज्यादा आता है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्मल। ठीक है, अब इसका यूज क्या आएगा, इस पे फ्रेम्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक दो क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए हमें एक प्रोसेस पीवी डायग्राम दिए हुए हैं कुछ प्रोसेसेस के। इनिशियली हमारे पास सिस्टम जो था उसका कुछ प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर T1, तो एक स्पेसिफिक स्टेट थी। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस सिस्टम की स्टेट्स को चेंज किया। पहली बार कुछ इस तरह से, मैं V1 से V2 तक गया, इट मींस वॉल्यूम कम से कहां गया, ज्यादा, तो सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड किया होगा। बट इस प्रोसेस से गया, इस प्रोसेस में प्रेशर क्या रह रहा है, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, ये बात क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, V1 तक जाने के तो और भी बहुत रास्ते थे, अलग अलग मैनर में मैं V1 से V2 तक गया। इन सभी प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम V2 है, मतलब सिस्टम का एक्सपेंशन सेम अमाउंट का हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो प्रेशर की वेरिएशन थी वो चेंज होती है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि ये है प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 एंड प्रोसेस नंबर 5। मैं आपको बता दूं कि यार इसमें से एक प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल, और बाकी 3 प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। कौन कौन से, एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एक डायएटॉमिक गैस के लिए, और एक ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनमें से कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन से एडियाबैटिक मोनोएटॉमिक के लिए, कौन सा डायएटॉमिक के लिए, और कौन सा ट्राइएटॉमिक के लिए? आइसोथर्मल का हमें पता है कि यार जिसका स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल होगा, और इस ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या होता है, dP बाय डी। वॉल्यूम में चेंज सभी में क्या है, यहां पे dP बाय dV सभी में क्या है, सेम। तो जिसका प्रेशर चेंज कम होगा उसका स्लोप भी कम होगा। प्रेशर चेंज ज्यादा कम किस में हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। प्रेशर P1 से डिक्रीमेंट सबसे कम किस में हुआ है, सेकंड में। तो सेकंड जो प्रोसेस होगा वो पक्का क्या होगा, आइसोथर्मल। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या होंगे, एडियाबैटिक, और उनमें भी जिसका गामा ज्यादा उसमें प्रेशर चेंज भी ज्यादा था, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप जो होता है वो माइनस गामा P बाय V, और गामा किसका ज्यादा होता है, गामा इज 1 प्लस 2 बाय F। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा उसका गामा कम। गामा कम मींस प्रेशर में चेंज भी कम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्राइएटॉमिक की। तो ट्राइएटॉमिक में गामा की वैल्यू कम, इसका मतलब प्रेशर का चेंज भी कम। तो प्रेशर का चेंज कम किसमें, फिर डायएटॉमिक जिसमें गामा थोड़ा ज्यादा, और मोनोएटॉमिक का गामा सबसे बड़ा, तो उसमें प्रेशर का वेरिएशन भी सबसे बड़ा। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि मैंने एक गैसियस बल्ब को V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक लेके गया, तो किस मैनर में लेके जाऊं कि वर्क डन मैक्सिमम आए। अगर मैं एक गैसियस बल्ब को V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक लेके गया तो किस मैनर में लेके जाऊं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, किस मैनर में लेके जाऊं कि वर्क डन मैक्सिमम आए। अगर हम ग्राफ से देखें तो वर्क होता है एरिया अंडर प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ। तो मैं V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक जा रहा हूं, सबसे बड़ा एरिया किसका आएगा, आइसोबैरिक। तो अगर
if system is taken from V1 volume to V2 volume, work by gas would be maximum in isobaric और मिनिमम किसमें होगा? सेम वॉल्यूम चेंज है, वर्क डन बाय गैस, मिनिमम किसमें होगा? फिफ्थ प्रोसेस में। फिफ्थ प्रोसेस है मोनो एटॉमिक एडियाबैटिक। ठीक है ये बात? सेम चेंज इन वॉल्यूम कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन में जो प्रेशर की वेरिएशन है वो भी मैटर करती है, वर्क कितना होगा। और प्रेशर की वेरिएशन सबसे रिड्यूस किसमें आ रही है? मोनो एटॉमिक एडियाबैटिक में, तो वहां वर्क डन सबसे कम होगा। पल्ले बढ़िए बात। सिद्धांत साहब जब क्लास में पहुंच गए तो पूरी एनर्जी से यही सामने समझ आ जाएगा, अगर आप एक बार तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे। और जब मन में ठान के बैठे कि नहीं साहब मैंने पिछला नहीं किया तो ये समझ नहीं आएगा, फिर पक्का ही नहीं आएगा। फिर बेटर है कि आप दूसरे रूम में बैठ के कुछ और तैयारी करें। दूसरी कहानी यहां पे ग्राफिकल क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अगर मैं कहूं पीवी ग्राफ है, ए से बी सिस्टम प्रोसीड कर रहा है, पीवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो हाउ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम ए टू बी, बता सकते हो? टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, कैसा है? स्लोप तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ रहा है। पीवी ग्राफ में टेम्परेचर की वेरिएशन कैसे पता लगती है? डायरेक्ट देखें तो हमें पता है यार पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ए से बी जा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पीवी इंक्रीजिंग, वी भी इंक्रीजिंग, तो पक्का टेम्परेचर भी क्या होगा? एक ये तरीका। दूसरा तरीका है कि आपको आइसोथर्मल कर्व्स बना लो। पीवी ग्राफ के लिए आइसोथर्मल कर्व्स, मतलब जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो ये वाले ग्राफ थे। थोड़ा बड़ा टेम्परेचर का बनाऊं तो ये ग्राफ। तो जैसे जैसे मैं ए से बी जा रहा हूं, ये जो आइसोथर्म्स के कर्वीलिनियर पार्ट्स हैं ये धीरे धीरे लिफ्ट होते जा रहे हैं। हमें पता है अब T5 बड़ा होता है किससे? कैसे? वॉल्यूम पे सेम लाइन बनाई, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो T5 is greater than T4 is greater than T3 is greater than T2 and T1। तो A से B जाते वक्त टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। अच्छा, इसकी बजाय अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ दिया होता, ये गैसियस बल्क ए से बी स्टेट में जा रहा है, अब की बार इसका टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है? इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन सेम। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो P डिक्रीज कर रहा है, V इंक्रीज कर रहा है। व्हाट अबाउट T? वो इनके स्लोप पे डिपेंड करेगा। करेगा कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, कौन ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। तो डायरेक्ट तो यहाँ कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो फिर आप क्या करोगे? अगर डायरेक्ट नहीं कंक्लूड हो सकता तो आइसोथर्म्स बना ले, वो कर्व बनाए जहां टेम्परेचर क्या रहता है? सेम। उनके साथ कंपेयर करें, टेम्परेचर सेम वाले कर्व्स कौन से होंगे? ये हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? T। फिर हर पॉइंट का टेम्परेचर, फिर हर पॉइंट का टेम्परेचर। अब आप खुद देखिए कि जब आप A से C की तरफ जा रहे थे, A का टेम्परेचर T1 था, फिर कुछ और T2 टेम्परेचर पे आए, फिर T3 पे आए। तो A से C जब जा रहे हैं तो टेम्परेचर T1 से T2 से कहां गया? T3।
T3 का टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब A से C तक जब तक ये कर्व टेंजेंट नहीं बन गया उस लाइन के, तब तक टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। A टू C टेम्परेचर, और C के बाद फिर C पे टेम्परेचर T3 है, फिर थोड़े से आगे जाते ही टेम्परेचर T2 हुआ, फिर और आगे जाते ही टेम्परेचर कितना हुआ, T1। तो C के बाद टेम्परेचर फिर से क्या कर रहा है, तो C से B तक टेम्परेचर, ठीक है बात। तो अगर आप पूरा टर्म देखेंगे A से B, तो वी वुड से टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस, अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन दिस लाइन स्लोप एंड द स्लोप ऑफ आइसोथर्म्स वुड इक्वेट।